हैं और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। तो बहुत सारी चीजें आज के भी वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें से वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, अनुगमन वेग के बारे में पढ़ चुके हैं और आपको वैद्युत सेल के बारे में पढ़ाया जा चुका है और किसके बारे में आपको बताया गया है, तो इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से प्रवाहित होती है, उन सभी टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारी चीजें आप सभी को अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस की जा चुकी हैं। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से जल्द मेरे सभी बच्चे जुड़ जाइए, मेरे सभी श्रेणियां यहां पर क्लास पे उपस्थित हो जाएं, सभी टीपू सुल्तान आ जाएं। मैं बुला रहा हूं और हो चुका है टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर जरूर आना होगा। चले, तो मेरे सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। सर कल मेरा बर्थडे था और बारिश के कारण हम बर्थडे मतलब क्लास नहीं हो पाई थी, तो विश नहीं कर पाए। तो आज आपके बर्थडे के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको सदैव खुश रखे और आप अपनी कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, ना सिर्फ समाज में ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में अपना नाम रोशन करें। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आप खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बस, तो सब राजी खुशी। चलिए, तो इस फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। तो फिजिक्स को तो सीखना है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये एक आग का दरिया है और बस डूब के जाना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो मेरे सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग जो चीजें सीखे हैं आप सभी को पता है भाई। हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप सभी का जवाब आएगा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी आप सभी को बताया गया है इस चैप्टर के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम लोग सीखे, मतलब वैद्युत धारा किस प्रकार से प्रवाहित होती है, बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर के हम चले थे, है ना। सबसे पीछे एकदम एक एक चीज पढ़ाई गई कि वैद्युत सेल का निर्माण आखिर हुआ तो कैसे हुआ। सबसे पहले वैद्युत धारा सर वैज्ञानिक लुईगी ने प्रवाहित की, तो कैसे की। वैज्ञानिक वोल्टा ने किस प्रकार वैद्युत सेल का निर्माण किया, किन तथ्यों को उन्होंने सही साबित किया, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। हम इसलिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं पीछे बातों, क्योंकि कल की क्लास मिस हो गई थी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा टच कराना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के बारे में आप सभी को बताया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप सभी को बताया गया था अनुगमन वेग से ओम का नियम। बोलो, अनुगमन वेग से ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसे बोलते हैं। ये चीजें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनुगमन वेग से ओम का नियम प्राप्त करना ये पढ़ चुके हैं। और एक चीज अभी आप मिस कर रहे हैं जिसे याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है, वो क्या है, तो धारा घनत्व है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इसके बारे में भी आप सभी को बताया जा चुका है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं और इनके नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाते हुए चल रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। चैप्टर नंबर हम लोग 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। टोटल पढ़ने कितने हैं, तो 15 टोटल पढ़ने हैं। 15 में 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत कम समय लगता है, लगभग 8 से 10 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाते हैं। 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें समय आपको कम लगेगा 15 चैप्टर में, लेकिन कुछ चैप्टर वहीं पर ऐसे हैं जिनमें 1 महीने का भी समय देना पड़ता है। जैसे कि अभी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर था, यह भी काफी लेंथी चैप्टर था। पहला चैप्टर जिसमें गॉसियन थ्योरम के बारे में पढ़े थे, कूलाम का नियम पढ़े थे, तो वो भी। इसके बाद जब बच्चों हम लोग मैग्नेटिज्म में कूदेंगे ना, एकदम छलांग लगाएंगे, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारा और चुंबक अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का एक गजब का कॉम्बिनेशन हम जब सीखेंगे, वहां पर बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर का परिपथीय नियम जिसे बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, इनके एप्लीकेशंस अर्थात इनके अनुप्रयोगों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो चैप्टर्स भी काफी लेंथी हैं और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी तो सफर बहुत तय करना है, लेकिन हम लोग कदम से कदम मिलाते हुए, साथ निभाना साथिया का एक परचम लहराते हुए हम लोग चल रहे हैं और इस स्नेह और प्रेम से बस पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहना है। चैप्टर नंबर 2 तक प्यारे बच्चों आप सभी को नोट्स भी भेजा जा चुका है। क्या आप लोगों का जवाब यस है? क्या आप सभी का जवाब यस है? तो भाई जल्दी से कमेंट में यस सर लिख के भेज दीजिए। नोट्स में प्यारे बच्चों हमने आप सभी को क्या क्या चीजें दी हैं, क्या आपने चेकआउट किया, आप सभी को क्या क्या चीजें दी गई है। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होगा नोट्स हमको मिली कि नहीं, वो फिर भी अभी भी कहो कॉलिंग सेंटर में कॉल कर दे, आनंद सर ने नोट्स नहीं भेजा फिजिक्स का, हाँ केमिस्ट्री नोट्स नहीं आया। ये अभी भी कुछ हवा में बातें किया करते हैं कुछ लोग, तो है ना। तो नोट्स में बच्चों चैप्टर नंबर 2 तक आपको नोट्स भेजा जा चुका है। नोट्स में मैं आपको क्या भेज रहा हूं, थ्योरी भेज रहा हूं। टोटल जितनी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उनकी हेडिंग टू हेडिंग पूरी टोटल कंप्लीट थ्योरी मिल रही है, कहीं भी नहीं मिलेगी हैंड रिटन नोट्स, वो मेरी लिखी हुई नोट्स है, मतलब मेरे हाथों के द्वारा लिखी जा रही नोट्स है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में मिलते हैं, बोलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं और बाकायदे क्वेश्चन उस पर सही आंसर टिक हुआ येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का
और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको न्यूमेरिकल भी मिला है, न्यूमेरिकल भी मिला है। अब एक बच्चा लिख रहा है सर सब्जेक्टिव का आंसर नहीं मिला, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आपको ठीक है, क्योंकि डांट पड़ने वाली है और डांट भी मैं खुशी खुशी दूंगा, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने बताया, वीडियो लिया, बताया कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको आंसर यहां पे बताया कि ऐसे लिखना है। हेडिंग देखो, ये थ्योरी देखो, कुछ अपने माथे से भी करोगे कि नहीं करोगे। आपके साथ आनंद सर जी नहीं एग्जाम में बैठेंगे वहां, ठीक है। आपको एग्जाम हॉल में खुद ही एग्जाम लिखना है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर थ्योरी से देख के सब्जेक्टिव से लिख सकते हो कि नहीं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तो आंसर के साथ लिखा गया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साथ में लिखे हुए मिले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हुए, उत्तर लिख के जगह छोड़ी गई कि आप उत्तर लिखें, खुद से प्रयास करें। नहीं लिखोगे तो हम एग्जाम में नहीं बैठने वाले। 70 में 70 टपाक से कमेंट करेंगे कि 70 में 70 चाहिए, और उसमें 70 से 70 वाले से भी ज्यादा मैं काम कर दे रहा हूं कि चलो भाई फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दो, न्यूमेरिकल भेज दो। न्यूमेरिकल तो मैं करवा दिया हूं, उनको क्वेश्चन लिखो, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत क्वेश्चन लिखो, लगाओ, ये काम होता है। प्रैक्टिस, अगर जिसको प्रैक्टिस करनी, और हाँ वीडियो के सहारे नहीं, कुछ आपके पास अगर रेफरेंस बुक है तो उसमें न्यूमेरिकल ढेर सारे भरे पड़े हैं, लगाते रहिए। प्रैक्टिस पेपर करने का तो बहुत सारा, अगर सोचो कंपटीशन इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम के जो हैं उसमें अगर सिलेबस कह दिया जाए इतना है और कहा जाए यही क्वेश्चन आएगा तो फिर इतना पढ़ डालो तो फिर तो आदमी का 100 आउट ऑफ 100 आ ही जाए। लेकिन क्या होता है कभी कंपटीशन में सुने नंबर आ जाता है, इतना नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस भले उतने से ही आना है लेकिन किस प्रकार क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो नहीं पता होता। वो बच्चे की समझ होती है और आपको वो समझ अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी होगी। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको भेजे गए, किस प्रकार से प्रश्न भेजे जाते हैं वो भी भेजा गया। अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो आंसर हैं कि किस प्रकार आंसर लिखना चाहिए वो मैंने बताया आपको, आप खुद से लिखें। अब बात आएगी क्या कभी ये सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। आपको जब मैं क्वेश्चन बैंक कराऊंगा तो उनका सॉल्यूशन आपको भेजा जाएगा क्वेश्चन बैंक में। अब क्वेश्चन बैंक कोई मेरे पास पब्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी बहुत सारे मैच करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के टॉप क्वेश्चंस के आपको आंसर भी आपको पीडीएफ में भेजे जाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, एग्जाम बस रिलीज होने दो, बिहार बोर्ड की नई जो योजनाएं हैं वो आने दो, रिजल्ट आने दो, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन चल रहे हैं तो वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो सब है प्रक्रिया पूरी हो जाने दो, जो नए सत्र है उसका काम बिहार बोर्ड में चालू होने दो। हम लोग तो एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जनवरी से शुरू कर चुके हैं कि पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना, पढ़ाई तो चाहे जितना पढ़ लो खूब सारा, लेकिन बात रही केवल एग्जाम के मॉड्यूल की प्रिपरेशन करने की, तो उसके लिए हमारे पास योजना तैयार है। बात समझ में आई? उसके लिए हमारे पास योजना तैयार। भाई हम भी समझदार हैं, समझ लो, आपने एडमिशन लिया, हम पे विश्वास करके लिया ना, तो कुछ तो आनंद सर पे विश्वास रखो कि हाँ कुछ चीजें सही भी होंगी, कुछ नहीं वैसे सारा चीज सही है, ठीक है। चलो अच्छा है, हो गई मजाक की बात। ये सारी चीजें आप सभी को मिल रही हैं और प्रॉपर रूप से सारी चीजें चल भी रही हैं ना। तो बस बच्चों कदम से कदम मिलाते हुए चलना है, क्योंकि हो चुका आगाज लड़का, अब बिहार बदलने की तैयारी और जीत तो हमारी निश्चित है, क्योंकि हमारा आपका सभी का है संघर्ष जारी। चलते हैं प्यारे बच्चों, आप सभी को आगे कुछ बातें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सभी लोगों ने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था वो सीखा ये था कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। क्या होता है ओम का नियम? सभी लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसमें उनके उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो V इक्वल टू I, और अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। माध्यम का क्या ये होता है? ये होता है प्रतिरोध। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध होता है। तो इसके बारे में भी आज पढ़ेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है और वैद्युत चालकता के बारे में भी पढ़ना है, वैद्युत चालकता के बारे में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है। सर डांट नहीं सर, आप सीधा पिटवा देते हैं। संजन कुमारी जी, हाँ बिल्कुल, माता पिता जी बैठे हों तो पहले तो प्रणाम और उसके बाद उनसे यही निवेदन है कि तलपाक से दीजिएगा हमारी तरफ से, एक आप अपनी तरफ से दीजिएगा, दूसरा हमारी तरफ से। सर क्या नोट्स याद करिए, सिर्फ डेरिवेशन कर लें? हाँ, नोट्स से आप याद कर लें, जो डेफिनेशंस हैं, जो सब सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं। फिजिक्स एक फिनोमिना है, फिजिक्स एक प्रिंसिपल है विभिन्न घटनाओं का। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में विभिन्न प्रिंसिपल हैं, वो संधारित्र का है, कहीं तो कहीं प्रिंसिपल अभी कैपेसिटर का पढ़े, अब आगे प्रिंसिपल देख रहे हैं ये क्या अनुगमन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, पढ़ेंगे।
पढ़ चुके हो, तो इनके जो प्रिंसिपल हैं वो आप पढ़ो, समझो, पूरा नोट्स में लिखे हुए हैं। और डेरिवेशन जो है, जहां पर आपको कैलकुलेशन मिलेगा, वो डेरिवेशन की इसका व्यंजक प्राप्त करो, ये सूत्र प्राप्त करो, उन्हें डेरिवेशन बोला जाता है, कई बार बता चुका हूं। तो वो डेरिवेशन आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है, कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करना है। प्रश्नोत्तर जाओगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां प्रश्न देखो, और प्रश्न देखो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि वैद्युत विभव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप जाइए वहां पर हेडिंग में आपको वैद्युत विभव निरक्षीय रेखा पर मिल जाएगा, वही डेरिवेशन पूरा लिखना है। अब उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार खुद से कॉपी में करो, निश्चित रूप से आपको याद होगा। कैसे नहीं याद होगा, कैसे नहीं आपको डेरिवेशन करना आएगा। ठीक है, चलो। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति की गई थी, और मुझे याद है v अपान में i कुछ इस प्रकार से ml अपान में a/n/e स्क्वायर इंटू टाउ ये आया था। और ये बताया गया था अगर भौतिक अवस्थाएं किसी चालक की नियत रहें तो ये पूरे वैल्यू जो है ml, m क्या है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, l क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l क्या है, उस चालक की लंबाई है, a क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, n क्या है, तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, टाउ क्या है, शांतिकाल है। तो अगर भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो ये पूरा मान भी क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट इस टोटल की वैल्यू को नाम क्या दिया गया, क्या नाम दिया गया, इस टोटल की वैल्यू को नाम दिया गया प्रतिरोध, आर, जिसे सिंबल क्या दिया गया, आर। और ये है क्या, टोटल प्रतिरोध है बच्चों, क्या है, प्रतिरोध है। बात समझ में आई। अभी प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जानते हैं और क्या अभी आज हमको पढ़ना है। देखिए आपको वर्ड मिल रहा है गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबिलिटी, क्या आप सभी लोग अब सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अब नई चीजें शुरुआत हो रही है, आज के वीडियो लेक्चर में नई चीजें सीखने की शुरुआत हो रही थी, अब शुरुआत हो रही है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पिछला रिवीजन कर रहे थे और नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। सर हमारा पीछे छूट गया है, तो पीछे आपका छूट गया है तो छुट्टियों में आप कवर कीजिएगा, जैसे होली की 2-3 दिन की छुट्टी हो सकती है तो उसमें आप कवर कीजिएगा, है ना। आ जाइए, चलो बच्चों। तो हमने क्या कहा आपसे, मोबिलिटी के बारे में कोई बच्चा बता सकता है गतिशीलता किसे कहते हैं, मोबिलिटी क्या होती है? आपको मैं जोड़ना चाहूंगा बच्चों, आपको मैं जोड़ना चाहूंगा, एक इसी तरह का शब्द याद दिलाना चाहता हूं। आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था इस प्रकार से, एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं, या एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते थे बच्चों, निर्वात की क्या बोलते थे, विद्युतशीलता बोलते थे। बोलो यस और नो, क्या इसे बोलते थे बच्चों? इसे बोलते थे निर्वात की विद्युतशीलता। यस और नो, आप कहेंगे यस सर। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो। अगर केवल एप्सिलॉन होता था तो उसे क्या बोलते थे, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते थे। किसके लिए बोलते थे, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की, ओहो, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते थे। बोलो, जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तब तक मैं भी जन्नी मैया की कसम खा के बैठा हूं कि आपको समझा के रहूंगा। माध्यम की विद्युतशीलता बोलते थे इसे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी, माध्यम की विद्युतशीलता। और अगर एप्सिलॉन आर रहता था, एप्सिलॉन आर, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के भी ही बोलते हैं, इसे ये भी बोलते हैं, अर्थात जो कूलाम का नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल का के लिखते हैं, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर लिखते हैं, उसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल के जगह एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एप्सिलॉन R क्या है, ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब रिलेटिविटी, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिविटी ये भी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक भी बोलते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। ये सारी चीजें हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये शब्द आया गतिशीलता, इसका मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता सर समझे थे, मैंने बताया था कि विद्युतशीलता निर्वात की होती क्या है, ये तो पता है कि निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन इसका भावार्थ क्या है, इसका ऑब्जर्वेशन हम कैसे करें। तो बच्चों हमने बताया था विद्युतशीलता का मतलब है विद्युत प्रवाह या विद्युतीय गुण के मार्ग में बाधा या उसका विरोध करना, ठीक है, विद्युतीय गुण का विरोध करना। गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का, इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करना, गतिशीलता। बात समझ में आई। विद्युतशीलता विद्युतीय गुण का विरोध करना, विद्युतशीलता। गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गति का विरोध करना, गतिशीलता कहलाती है। क्या भावार्थ समझे, भाव क्या समझे, ठीक है।
कोई वस्तु जो गति कर सकती है उसे मोबिलिटी कहते हैं। गलत है, ये नहीं है। कोई वस्तु जो गति कर सकती है तो उसे तो गतिमान वस्तु कहेंगे, गति की अवस्था में वस्तु कहेंगे। सर मेरे बुक में अनुगमन वेग को संवहन वेग लिखा है। हाँ, संवहन वेग भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे श्रांति काल को कई बुक में ये लिखा होगा, श्रांति काल को शिथिल समय, क्या लिखा होगा, शिथिल समय। तो परेशान नहीं होना। शिथिल समय का मतलब श्रांति काल, श्रांति काल का मतलब रेस्टिंग टाइम, क्या, रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम। तो परेशान ना हो बच्चों। ये नाम आपको अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। वैसे मैं कभी बता देता हूं, कभी हो सकता है दूसरा नाम भूल जाऊं, ये मेरी थोड़ी सी त्रुटि है, मैं मानूंगा, इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा, हो सकता है मिस हो जाए। बट बच्चों आप लोग को भावार्थ पता करना, अगर मैं सिखा दे रहा हूं कि हाँ टाउ ये होता है, तो इतना जरूर है कि शिथिल समय को टाउ जरूर उन्होंने लिखा है। इसका 100% श्योरेंस मैं आपको देता हूं, श्योर हूं मैं कि इसको उन्होंने टाउ ही लिखा होगा, चाहे जो बता दीजिए। संवहन वेग को उन्होंने वीडी से ही लिखा होगा, ये चीज मैं लिख के बता रहा हूं आपको। तो कहने का अर्थ है जब आपको भाव समझ में आ जाएगा उन्होंने लिखा क्या, मतलब आपको एक समानार्थी शब्द मिल गया, आपको एक समानार्थी शब्द मिल गया, आपको एक सिनोनिम्स मिल गया। अलग अलग बुक वाले अलग अलग लिखते ही हैं, थोड़ा सा उनको अलग दिखाना होता है चीजों को, शब्द थोड़े से चेंज कर देते हैं, भाव वही रहना चाहिए, भाव वही रहना चाहिए। बात समझ गए बच्चों? वाह, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका विरोध करना क्या होता है, गतिशीलता होती है। बात समझ गए बच्चों? तो अब ये आपके अंदर भाव के लिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने एक एक चीज सिखाई है, कोई चीज आपके लिए मैंने बाकी नहीं रखी। मैंने ये चीजें बताई कि आप उनको समझने का कोशिश करें कि विद्युतशीलता क्या होती है, सिर्फ रटना नहीं है उसका, बल्कि भाव भी समझना है ना, उसका बल्कि भाव भी समझना है। देखो बोर्ड रुक रहा है भाई। देखो बच्चों, मैं क्या बता रहा था, गतिशीलता के बारे में। गतिशीलता मतलब किसी भी आवेश की, अब यहां पर आवेश से संबंधित है या इलेक्ट्रॉनों से संबंधित कह सकते हो, है ना। तो गति का विरोध करना गतिशीलता, गति का विरोध करना, बस इतना लिख लो। भावार्थ ही तो समझना है, गति का विरोध करना, ये क्या होगा, गतिशीलता होगी। विद्युतशीलता तो विद्युत का विरोध करना, विद्युतशीलता। गतिशीलता गति का विरोध करना, तो गतिशीलता। बस इतना भाव आपको समझ में रखना है। वास्तव में क्या यही लिख देना हमारे लिए पर्याप्त है? नहीं भाई, ये तो भाव है। अब ये गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों में किस प्रकार कार्य करती है कि जब कोई चालक इस प्रकार से रखा है और चालक के सिरों पर विभवांतर जोड़ा जाता है, तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग Vd से गति तो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है, और इस चालक के द्वारा भी विरोध किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का, इलेक्ट्रॉनों की गति का, उसे गतिशीलता कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जो गतिशीलता की डिफिनीशन बनी, किसी भी आवेशवाहक के लिए, वो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो, वो आवेशवाहक धनायन हो, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तभी आवेश उसे कहा जाता, उन्हें ही Q बराबर Ne, अर्थात यहाँ E जो है ना, ये आवेश वाहक है। ये आवेश क्या है, वाहक है, आवेश को ले जाने वाला, आवेश को ले जाने वाला, और ये है आवेश। ये टोटल मिलकर के आवेश बनाते हैं। ई आवेश ले जाने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, वही दौड़ रहा है तो आवेश दौड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक नहीं दौड़ रहा है, बहुत सारे दौड़ रहे हैं, इसलिए Ne, लेकिन यही टोटल मिलकर के आवेश का निर्माण कर रहे हैं। आवेश के रूप में कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी पूरी संख्या जो है वो आवेश है। बात समझ गए? हाँ, तो प्यारे बच्चों, आवेशवाहक कोई भी हो, कोई भी आवेशवाहक, तो आवेशवाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग तथा, अनुगमन वेग क्या लिखते हैं, Vd लिखते हैं ना, तो Vd ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। किसी आवेशवाहक के अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को, तथा वैद्युत क्षेत्र को बच्चों किससे लिखते हैं, तो कैपिटल ई से लिखते हैं, लिख दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कई बार 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है, गतिशीलता किसे कहते हैं, तब आपको इतना ही लिखना है जितना मैं लिख रहा हूं। के अनुपात को आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं, के अनुपात को आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेशवाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अर्थात प्यारे बच्चों, यदि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग क्या हो, vd हो, यदि, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि फार्मूला बनाना है अब, यदि किसी आवेशवाहक, यदि किसी आवेशवाहक यदि किसी आवेशवाहक का अनुगमन वेग vd तथा वैद्युत क्षेत्र E हो, तथा वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तो, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो तो अनुगमन वेग बच्चों जो होता है वो होता है, अनुगमन वेग को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा अनुगमन वेग को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू बराबर होगा vd बटे कैपिटल E, vd बटे कैपिटल E। यही होता है अनुगमन वेग का सूत्र, यही होता है अनुगमन वेग का सूत्र। अब चाहो तो इसमें vd की वैल्यू रख लो, तो vd बराबर क्या होता है, गतिशीलता में vd की अनुगमन वेग की वैल्यू, इस अनुगमन वेग की वैल्यू बताइए, कौन बच्चा बताएगा? अनुगमन वेग की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं, अनुगमन वेग का मान, अनुगमन वेग बताइए vd बराबर कितना होता है, vd बराबर कितना होता है बच्चों, vd बराबर याद करें सूत्र में, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m इंटू टाउ, बोलो क्या यही था, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m इंटू टाउ, या विभवांतर के पदों में कहेंगे तो E कैपिटल V अपान में m l इंटू टाउ, ये vd अनुगमन वेग का सूत्र आया था। अरे कुछ नहीं था अनुगमन वेग में a बराबर वही गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस एटी, ना रटो, याद रखो, ऐसा गति का प्रथम समीकरण लगा के हल किया गया था, u 0 हो गया था, a बराबर t नीचे आ गया था, t नीचे क्या आ गया था, टाउ था गुणे में a की वैल्यू, t नीचे नहीं आया था, t की वैल्यू क्या हो गई थी टाउ, और a की वैल्यू वही स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m निकाल लिया गया था, v vd बराबर, चलो खैर बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ये वैल्यू अगर बच्चों मैं यहां पर रख दूं, अगर ये वैल्यू मैं यहां पर रख दूं, आगे बढ़ता हूं, तो म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर क्या होगा, vd की वैल्यू क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m इंटू टाउ, ये vd की वैल्यू अपान में क्या है, कैपिटल ई है। अब अगर ये रखेंगे बच्चों तो ध्यान से देखना, इसमें क्या मिल रहा है, स्मॉल वो कैपिटल ई को मार दे रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र खत्म, तो यहां पर आपको आगे मिल जा रहा है म्यू इज इक्वल टू स्मॉल ई अपान में m इंटू टाउ, स्मॉल ई m इंटू टाउ, या कह लो ई टाउ अपान में m। अब इस सूत्र से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस सूत्र से कुछ चीज स्पष्ट हो रही है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि जो गतिशीलता है वो वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र, जब हमने सूत्र का विस्तार किया, किस सूत्र का बच्चों, इस सूत्र का, सॉरी यहां पर इस सूत्र का हमने विस्तार किया, ई vd की वैल्यू रखी, तो ई कैंसिल आउट हो रहा है। आप कहेंगे सर इसमें तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र पे निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र का अभी हमने पूरा vd का फार्मूला रखा कहां, जो मेन विस्तार करना है वो चीज, अर्थात इस पर निर्भर नहीं करती है, इस पर निर्भर, वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती जब हम वैल्यू रखे तो, ठीक है। अब यहां पर ये कह सकते हैं सूत्र से स्पष्ट है, इस सूत्र से स्पष्ट है, इस सूत्र से स्पष्ट है कि गतिशीलता की अब आवेशवाहक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, धनायन हो, आवेशवाहक की स्पष्ट है कि गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। यह चीज स्पष्ट हो गई, ठीक है, यह चीज आपकी स्पष्ट हो गई है। क्या यहां तक समझे? इसका मात्रक क्या होता है, यह चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मान जो होता है वो सदैव धनात्मक रहता है, लेकिन जो इसका मात्रक है वो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट होता है। मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं क्योंकि जरूरी है, ठीक है। इसका जो बच्चों मात्रक होता है वो निकाल सकते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, इतना ये इसका मात्रक होता है, और इसका मान सदैव धनात्मक होता है। किसका? गतिशीलता का मान, क्योंकि ये गति का विरोध करने का कारक है, इसलिए इसका मान सदैव धनात्मक होगा। याद रखिएगा, इसका मान जो है वो कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। ये चीजें आप याद कर लीजिए भाई, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। ये स्टार पॉइंट है भाई, याद कर लो, ये दोनों स्टार पॉइंट हैं, आप याद कर लीजिए। इसका मान धनात्मक होता है,
ये स्टार पॉइंट क्या मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट सर कहाँ से निकाल दिया? अरे भाई चाहे इसमें वैल्यू रख के सभी के मान रख करके मात्रक निकाल लो, क्योंकि ये सब इतना बताना जरूरी नहीं है, आप जानते हो। और वीडी का वेग मीटर प्रति सेकंड कर लो, और ई को वोल्ट प्रति मीटर बना लो, देख लो इसी में रख लो। अच्छा देखो बन ही जा रहा है जल्दी ही। क्या वेग अनुगमन वेग का मात्रक वेग का बताया था मीटर प्रति सेकंड ही होगा बच्चों। क्या लिखेंगे मात्रक के लिए? आगे वाले स्लाइड में देखो, यहाँ ये जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, तो कैसे होता है देख लो। वो म्यू बराबर वी डी अपान में ई है। वी डी क्या है? वेग है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, बोलो यस और नो, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसके बाद ई का मात्रक लिखेंगे। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये ई बराबर वी अपान एल में याद करिए, ये बताया गया था, या वी अपान में डी, ठीक है, वी अपान में डी या वी अपान में एल, वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पर ई का मात्रक हर में है ना, तो यहां पर लिख रहे हैं इनटू वोल्ट प्रति मीटर। आप सोचो ये जो हर में मीटर इसके नीचे गया है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर बना लेगा, यहां से मीटर खत्म हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो गया। सेकंड इंटू वोल्ट रहेगा, ठीक है, सेकंड इंटू वोल्ट रहेगा। ये लो बन गया मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट, या वोल्ट सेकंड, कुछ भी बोलो, ये बन गया। तो मात्रक आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये गतिशीलता हो गई, ये गतिशीलता हो गई। फिर से एक बार चेकआउट कर लो, जहां ना समझ में आया हो भाई हम बता दें। गतिशीलता किसे कहते हैं? बहुत आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? तो म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या साइन है? इसको म्याऊ नहीं म्यू बोल रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखेंगे। म्यू क्या बोल रहे हैं? म्यू बोलते हैं, म्यू। बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी जी, आपने पूरी चीजें लिख करके कमेंट की हैं। ऐसा आपको पढ़ना बहुत लाभदायक होगा बच्चों। इससे प्रश्न कैसे बन सकता है? इससे प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है तो समझ लो इस बात को। गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता किसे कहते हैं? यहां से प्रश्न बस इसी प्रकार का बनेगा। गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता के बारे में समझाइए। ऐसा प्रश्न, मतलब शब्द ऊट पटांग कुछ भी जोड़ सकते हैं आप। गतिशीलता को पकड़ के चलिएगा कि गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता के बारे में समझाइए। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है कि नहीं, निर्भर करती है कि नहीं, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तब भी आपको यही गतिशीलता के बारे में पूरा लिखना है, और फिर आपको ये सूत्र लिख करके, क्योंकि अनुगमन वेग का लिखोगे तो फिर आपकी वैद्युत क्षेत्र का मान हट जाएगा। तो यहां पर इस सूत्र में कहीं भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अर्थात इस सूत्र से स्पष्ट है कि गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रश्न पूछने का तरीका कई प्रकार से हो सकता है। अब मैं जो बोल दिया हूं जरूरी नहीं कि अब आपको मैं ये लिखूं हर एक चीज। याद रखो कि प्रश्न पूछने का तरीका ऐसा भी होता है। माइंड को जितना ब्रेन पावर आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। एग्जाम में ही नहीं, कभी भी हमेशा अच्छा कर पाओगे जितना सोचने क्षमता बढ़ाओगे। तो ये नहीं कि हमेशा हर चीज लिखी ही जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ कितना भी लिख लो, 10 प्रकार से प्रश्न इसका बन सकता है, फिर भी हो सकता है वो एग्जाम में ना आए। मतलब लिखना यही होगा, लेकिन पूछने का तरीका, बोर्ड वालों के प्रश्न पूछने का तरीका अलग होगा। तो इस वजह से बच्चों भाव को समझना जरूरी है। क्या ये चीज समझ गए? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता का अर्थ क्या है? गति का विरोध करना। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं, गति का विरोध करना, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेश वाहक के अनुगमन में वेग वीडी तथा वैद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को आवेश वाहक की क्या कहते हैं? गतिशीलता। मतलब म्यू इक्वल टू वीडी अपान में ई। अनुगमन वेग क्या है? वीडी है, और मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और वैद्युत क्षेत्र। इनका जो प्रयोगों द्वारा देखा गया यही है अनुपात, यही है विरोध करने का मान, यही है विरोध करने का मान कि वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग का अनुपात जो है वही गति का क्या करना है? विरोध करना, जिसे हम लोगों ने सिंबल दिया म्यू। अब म्यू बराबर वीडी अपान में ई। वीडी की वैल्यू ये होती है स्मॉल ई कैपिटल एम इनटू टाउ। तो वैद्युत क्षेत्र के पदों में जब रखा गया तो वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र कटा तो ई टाउ अपान में एम। यहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस सूत्र से स्पष्ट है गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। अब अगर इतनी बात समझ गए तो अभी बोर्ड एग्जाम या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन और यहां से बन जाता है कि गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे ये क्वेश्चन बहुत छटा बिछड़ा है, या फिर गतिशीलता के बारे में जब 5 नंबर के पूछ लिया जाएगा कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता को समझाइए तथा गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। जब इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तब फिर ये 5 नंबर पे आएगा। अब जब 5 नंबर का आएगा तो आप क्या लिखोगे? हो सकता है 2 नंबर में भी आ जाए, बोर्ड वाले हैं उनकी मर्जी। खैर, अगर 5 प्रश्न नंबर में आए, 2 नंबर में आए, जैसा भी आए, ताप का प्रभाव का मतलब क्या है बच्चों? ताप का प्रभाव का मतलब है कि ये कोई चालक है बच्चों, ये चालक छड़। आप कहेंगे सर आप बहुत मोटा चालक बनाते हैं, इसमें आपको समझाने के लिए चालक छोटा सा तार भी हो सकता है, जो आपके घर में नॉर्मल तार होते हैं, वायर होते हैं जो घर में, वही तार हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है अंदर, ये लो एक नहीं बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये दौड़ रहे हैं ना, अनुगमन वेग वीडी से दौड़ रहे हैं, और इसके भीतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित है, इसके चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाया गया है भी। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनुगमन वेग वीडी से दौड़ना शुरू कर देते हैं कब? जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। तो ये जब दौड़ते हैं तो भाई गति का विरोध होता है। बहुत से कारक हैं गति का विरोध करने के।
तो उस गति का विरोध करने को गतिशीलता कहते हैं, जिसके लिए सूत्र हमारे पास था म्यू इक्वल टू वी अपान में ई। गतिशीलता तो समझ गए। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है गतिशीलता का? मतलब बच्चों कि अगर हम इस तार को किसी भी बाह्य कारक से क्या कर दें, ताप दें, उष्मा दें, इसको क्या करें, गर्म करें, कुछ भी हो, अर्थात इसका क्या हो, टेम्परेचर बढ़े, तार का लगातार आवेश जब दौड़ता है ना, तो तार गर्म हो जाते हैं, तार क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा प्रवाहित होने, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा अगर बदलती है तो ऊष्मा ऊर्जा में भी, ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि उसके और ऊष्मीय ऊर्जा जब होती है, ऊष्मीय ऊर्जा से भी कई सारी ऊर्जाएं चलती हैं। तो ऊर्जा का तो कन्वर्टर चला करता है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पे परिवर्तित किया जा सकता है, कार्य को भी बदला जा सकता है, कार्य तो ऊर्जा में ही रूपांतरित होता है। कहने का अर्थ सब समझ सकते हो ये चीज फर्स्ट ईयर में। तो बच्चों जब हम इसको उष्मा दिए अर्थात इसका ताप बढ़ रहा है, तब इसकी गतिशीलता में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आइए समझते हैं, आइए आगे आपके स्लाइड में। इसको मैंने लिख रखा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिखना था, थोड़ा सा समझना है बस, क्योंकि ये थोड़ा सा 11th से भी जुड़ा हुआ है। गैसों के अणुओं की चाल जिन लोगों ने पढ़ी है भाई, गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, तो वो चीज मैंने बताया था 11th में। गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, गैस का अणुगत सिद्धांत जहां पर पढ़ा था, गैसों के अणुओं से संबंधित बात की गई थी, गैसों के अणुओं से संबंधित, ठीक है, गैसों का अणुगत सिद्धांत, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर बायल चार्ल्स के नियम थे। चलिए वो बातें 11th की थी, यहां पर आपको बस सूत्र को सहारे में समझाता हूं, एक एक चीज समझिएगा। अभी आपने देखा सूत्र म्यू बराबर क्या है, तो स्मॉल ई टाउ अपान में एम, अर्थात म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ, टाउ क्या है, तो श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल मतलब बच्चों शिथिल समय, श्रांति समय बोल लो या शिथिल समय बोल लो, श्रांतिकाल बोल लो, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, मैंने बताया बुक में अलग अलग नाम हो सकता है। ये टाउ है बच्चों, इसका मान मतलब हो रहा है कि गतिशीलता श्रांतिकाल पर निर्भर करती है। श्रांतिकाल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कब दूसरी बार टकराएगा, वो उनके बीच का क्या है, औसत समय होता है श्रांतिकाल, इस पर निर्भर करती है गतिशीलता। तो हम जानते हैं VRMS अनुक्रमानुपाती अंडर रूट टी, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है अणुओं की कोई भी अणु हो, अब आप गैस के अणु जो हैं वो गैसों के अणुओं से संबंधित थी, यहां पर चालक में उपस्थित अणु नहीं बल्कि आवेश, जो आवेशवाहक कौन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल, जिनकी तुलना अणुओं से की जा रही है, जैसे अणुओं का, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, वो ताप के वर्गमूल, ये अंदर इसके स्मॉल टी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। कौन सी, वर्ग माध्य मूल चाल, ये है VRMS बच्चों, ये क्या है VRMS, ये V और R लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर और V का मतलब वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल चाल। और ये वर्ग माध्य मूल चाल इसलिए निकाला जाता है क्योंकि ना केवल वेग का औसत इस पर वैल्यू सही प्राप्त की जा रही थी, मान निकल रहा था, 11th में सिखाया था, तो वेग के लिए इन्होंने क्या किया, फिर स्क्वायर किया अणुओं का, तब भी वैल्यू में डिफरेंट आ रहा था, फिर इन्होंने क्या किया, वर्गमूल ले लिया और फिर उसका माध्य भी लिया जोड़ के सभी अणुओं का, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, उसको भाग दिया सभी अणुओं के नंबर से और फिर उसका वर्गमूल निकाला, तब जाके एग्जैक्ट मान प्राप्त हो रहे थे। इसीलिए VRMS निकालने की जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल सर वेग ही अनुक्रमानुपाती टेम्परेचर कर देते, नहीं, छोटे अणुओं में क्या होता है बच्चों, VRMS निकाला जाता है, अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल VRMS। ओहो साफ कहा नहीं हो रहा है, क्या हो गया, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल उसके ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है, क्योंकि देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है भाई, ताप अगर बढ़ाएंगे तो वर्ग माध्य मूल चाल क्या हो रही, बढ़ रही, मतलब अगर ताप को बढ़ा रहे हैं तो वर्ग माध्य मूल चाल भी बढ़ रही है, VRMS भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, अगर आप बड़े से अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। और समझना जो मैं चीज बोल रहा हूं वो इमेजिन करना कि इलेक्ट्रॉनों की बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ताप, इलेक्ट्रॉन कहां है, चालक में है। थोड़ा सा मैं चित्र बना के साथ में समझाऊं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो ये बहुत बड़ा बच्चों मैं चालक बना रहा हूं जिसमें एक एक चीज आपको समझ में आए, ठीक। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है VD, अनुगमन वेग क्या है, VD है। अब यहां पर सभी इलेक्ट्रॉनों का वेग अलग 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 मतलब अनुगमन वेग है और उनका स्क्वायर करके रूट निकाल के निकाला जाएगा तो वो होगा VRMS। तो जो बच्चों VRMS है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, टेम्परेचर T के,
ठीक है, वर्गमूल लगा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर टी के क्या है, अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर टी बच्चों बढ़ेगा तो वी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है अगर टेम्परेचर टी बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। अब बात समझ में आई कि टेम्परेचर टी बढ़ रहा है तो अणुओं की मतलब इलेक्ट्रॉनों की, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ रही है। और आगे बात करते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ रही है जिससे इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अर्थात जब चाल बढ़ जाएगी बच्चों, जब चाल बढ़ जाएगी तो ये जो बहुत देर में टकरा रहे थे, अच्छा देखो हम चल रहे हैं भाई, लेकिन जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे, अच्छा थोड़ा सा कैमरा, हाँ इधर, ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक, देखो ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं, मतलब हमारी वर्ग माध्य मूल चाल कम है। लेकिन जब क्या हुआ, जब ताप बढ़ाया गया तो हमारी वर्ग माध्य मूल चाल ज्यादा हो गई, मतलब हम तेजी से आगे गए, तेजी से आगे गए। अब जब तेजी से आगे गए तो सोचो पहली बार में जो यहां खड़ा हुआ था तो हमारी उससे टक्कर धीरे धीरे जाते तब होती, लेकिन जब वर्गमाध्य मूल चाल बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो हमारी वर्गमाध्य मूल चाल बढ़ गई, तो हम बहुत तेजी से गए और उससे टकराए। तेजी से टकराए कि नहीं, बात समझ में आ रही है। अर्थात इसका कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जिससे इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, बहुत तेजी तेजी दौड़ेंगे क्योंकि वर्गमाध्य मूल चाल बढ़ जाती है। और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिस कारण श्रांति काल घट जाता है, श्रांति काल घट जाता है। क्यों, जब जल्दी से टक्कर होगी तो समय कम लगेगा, जब जल्दी टक्कर होगी तो समय कम लगेगा। बच्चों बताओ, हाथ को धीरे धीरे ले जा रहे हैं, वर्गमाध्य मूल चाल कम है, ताप बढ़ाया तो हाथ तेजी से गया, हाथ का मतलब इलेक्ट्रॉनों से है बच्चों, बात को समझना, तेजी से गया तो टक्कर इस हाथ में जल्दी हो रही ना, समय कम लग रहा है, तो श्रांति काल प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है घट जाएगा। अब अगर श्रांति काल घट जाता है तो इसके कारण गतिशीलता भी घट जाती है। एक एक शब्द को मैंने सरल भाषा में लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। यही चीज अगर आप बच्चों बुक में देखोगे ना तो बहुत वहां परेशान किया गया है, बहुत परेशान किया गया है। मैंने बल्कि इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ा तो चाल बढ़ी, चाल बढ़ी तो टक्कर जल्दी जल्दी, संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण श्रांति काल घट जाता है। भाई जल्दी टक्कर हो रही मतलब समय कम लग रहा है, इस जिसके कारण गतिशीलता घट जाती है। अच्छा, शांति काल घट रहा है तो गतिशीलता भी घट जा रही है। जी हाँ, क्योंकि गतिशीलता का सूत्र ही यही होता है, देखो ना, शांति काल पर। अरे भाई म्यू क्या है यहां पर, देखो गतिशीलता क्यों घट जाती है, क्योंकि म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ है। अब अगर टाउ घट रहा है तो गतिशीलता भी तो घटेगी क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। इस सूत्र में देखो भी भाई म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन में एम, टाउ पर निर्भर करता है। अच्छा, अतः स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता घट जाती है। ताप बढ़ाया गया, चाल बढ़ी, श्रांति काल घटा, गतिशीलता भी घटी। चार तथ्य, ताप, चाल, चाल, श्रांति काल। समझने का आसान तरीका देखो, यहां पर आगे चलते हैं। यहां पर जो मैंने लिखा, ताप के बारे में बात की गई, मतलब टी, टी। चाल बच्चों, चाल मतलब VRMS। और बच्चों क्या, श्रांति काल, श्रांति काल मतलब टाउ। और गतिशीलता, क्योंकि हमें यही बताना है कि गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो गतिशीलता, गतिशीलता तो हमने बताया बच्चों, गतिशीलता मतलब म्यू। हमने देखा कि जब हमने ताप को बढ़ाया, क्या किया, इंक्रीज। हमने ताप को क्या किया है, बढ़ाया, इंक्रीज, तो चाल भी क्या हुई, बढ़ी, इंक्रीज हुई। भाई चाल भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। किसी को हम फोर्स करेंगे, आपके पीछे हम थोड़ा सा टेम्परेचर है ना, आपके पीछे हम थोड़ी सी आग लगा दे, दौड़ जाओगे, भाग पड़ोगे आगे, तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाया इलेक्ट्रॉनों का तो क्या हुई, चाल बढ़ी। ये समझने से क्या होता है, जब थोड़ा सा हंसी खुशी अच्छा सा पढ़ते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, तभी आपके अंदर ऐसे एग्जांपल आएंगे भी और तभी समझ भी पाओगे। बोझ बन के पढ़ोगे फिजिक्स तो नहीं समझ में आनी। विजुअलाइज करो, अपने सामने एक स्क्रीन बना दो कि ऐसा हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अच्छा छोटो सू है लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ा, अच्छा पीछे से किसी ने आग लगाई क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन जब आग लगा, ताप बढ़ना मतलब आग लगा दी, आग लगा दी तो दौड़ा होगा, दौड़ा होगा तो चाल बढ़ी, क्या हुई, चाल बढ़ी। और जब चाल बढ़ी तो अगला जिस इंसान से भी को लड़ना है उसमें समय कम लगेगा। पहले जब जा रहा था उससे लड़ने तो समय ज्यादा ले रहा था, लेकिन जब बाद में जब उसको ताप दिया, हमने आग लगाई उसके पीछे, तो वो जल्दी से जाके लड़ा, मतलब श्रांति काल समय कम लगा। समय क्या हुआ, कम हुआ। ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ बच्चों, ये डिक्रीज हुआ। अब जब समय कम हो गया तो हमने देखा कि यहां पर म्यू और इनका रिलेशन है, आपस में संबंध है। कहते हैं तुम घटोगे तो मैं भी घटूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अर्थात गतिशीलता कहती है कि अगर शांतिकाल घटेगा तो मैं भी घटूंगा क्योंकि मैं इसी पर निर्भर हूं। अर्थात बच्चों गतिशीलता भी घटती है। क्या बात समझ में आ गई? अब क्या ये चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा? अब क्या ये बच्चों बातें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी जो मैंने अभी बता दी? ठीक है,
श्रांति काल। ठीक है, कहीं कुछ और दिक्कत तो नहीं? ठीक, ये लो, ये लो, बढ़िया सा एक चार्ट बन गया, एक चार्ट बन गया। चार्ट कैसा? तो ये चारों पार्ट में आपको समझ लेना है। पहले इसकी बात की गई, ताप बढ़ेगा तो चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी तो श्रांतिकाल घटेगा, श्रांतिकाल घटेगा लेकिन तो गतिशीलता भी घटेगी। क्यों? क्योंकि म्यू अनुक्रमानुपाती टाउ, म्यू का सूत्र है ई टाउ अपान में एम। ये कहां से आया? तो म्यू इज इक्वल टू कैपिटल वीडी अपान में कैपिटल ई, इस सूत्र से। जब वीडी की वैल्यू टोटल रखे तो ई से ई कट गया था, तो ये ई टाउ अपान में एम प्राप्त हुआ था। सिंपल है यार, सिंपल है मेरे दोस्तों, हम भी आपके साथ हैं सर, बिल्कुल। चाट खाने वाला है सर, बिल्कुल। ये थ्योरी जरूर है, ये थ्योरी जरूर है बच्चों, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं। मैंने इसीलिए बताया, मैं समझाने में समय ले रहा हूं, मैं समझाने में समय ले रहा हूं, मुझे पता है, मुझे समझाना है बच्चों को, लेकिन ये लिखने में जो समय देता है उससे अच्छा है कि समझा दिया जाए। क्या किया? इलेक्ट्रॉन के पीछे आग लगा दी। समझ में आ गया ना? अब इलेक्ट्रॉन के पीछे हमने आग लगा दी। किसी के पीछे आग लगाओगे बेचारा भागता भागता फिरेगा। तो गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? गतिशीलता किसकी? उन आवेश वाहकों की। शब्द लिखा है इन आवेश वाहकों की। बच्चों देखो, आवेश वाहक, मैंने क्या लिखा? आवेश वाहक। बच्चों आवेश वाहक कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बच्चों आवेश वाहक कौन? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक कौन? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहां मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? चालकों में उपस्थित होते हैं, चालकों में। मतलब कॉन्सेप्ट को इतना गहराई से पढ़ो कि कोई पूछे तो बता सको, कोई पूछे तो बता सको। बच्चों एक बात जीवन में हमेशा याद रख लो, एक बात हमेशा जीवन में याद रख लो, यहीं पर बता दे रहा हूं बात करने के लिए, कि जब भी किसी चीज को ऐसे पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, आप हमेशा इस चीज को याद रखो। समझो ऐसा कि समझा सको, और समझाने के लिए क्या है? पढ़ना आसान है लेकिन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है सामने वाला डाउट पूछ सके कि आवेश वाहक आप किनकी बात कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। आप किसके पीछे गतिशीलता की बात कर रहे हैं? अरे गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता। गतिशीलता का भावार्थ क्या है? गति का विरोध करना। कौन सी गति का विरोध करना? जब इनके सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाएगा तो इन पे एनर्जी आएगी, क्योंकि V इज इक्वल टू W अपान में Q होता है। विभवांतर का मतलब ही यही है, कार्य होगा। और कार्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों को ले जाने वाला, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी के। तो वो इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो उनमें गति आएगी, लेकिन उस गति का विरोध होगा, गति का विरोध करना। और वो गति के विरोध करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये रहा सूत्र आपके सामने, ई टाउ अपान में एम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है। भाई आपको अपने आपके भार से ढकेल दिया जाए, आपका भार क्या लगाता है अवरोध? जी हां, आपका द्रव्यमान भी कारक है। तो बच्चों इन बातों को समझना होगा। मैं यही हमेशा कहता हूं, पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको, समझो ऐसा जो समझा सको, प्रश्न उठाओ छोटा सा, है ना? तो मैंने आपको एकदम सिंप्लिसिटी में समझा दिया। और ये चीज देखो, आपके सामने बढ़िया सा एक चार्ट बना दिया इस चीज को समझाने के लिए। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के वेग के बारे में बात हो रही है। जब चालक के सिरों पर क्या कुछ जोड़ा गया होगा, एक बैटरी जोड़ी गई होगी, एक सेल जोड़ा गया होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़े होंगे। ठीक, जब दौड़े होंगे तो गतिशीलता का इफेक्ट शुरू हो गया होगा। समझ में आ गया सर? ओहो हो, टाइम बहुत हो रहा है, टाइम बहुत हो रहा है, समय बहुत कम है। आओ आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? सिंपल चीज है। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, गतिशीलता को पढ़ाने में ही बहुत टाइम चल गया, है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वैसा पढ़ाने वाले हैं कि आपको धीरे धीरे से, आप क्योंकि बढ़िया स्टेज है, तीसरे नंबर चैप्टर में है बाबू। लेकिन एक चीज को समझाने के लिए, अगर जिस दिन मुझे लगा कि इसी चीज को समझाना है केवल, तो मैं जब तक दिमाग में आपके घुसेगा नहीं तब तक जननी मैया की कसम, क्योंकि आप सभी भी जननी मैया की कसम खाए हो। सर जननी मैया कौन है? अरे भाई धरती माता। अगर धरती माता कसम खा के बैठे हो कि हमें कोई सिखा के दे, चाहे वो आनंद सर जी उतरे हो, चाहे ब्रह्मा से अवतार ले लें, लेकिन फिर भी हम नहीं सीखेंगे। तो हम भी कहते हैं फिजिक्स एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साहब राजी खुशी? तो आपको भाई सिखा के तो हम जाएंगे, इस बात का तो चैलेंज है। चलो बच्चों, खैर बात मजाक की हो गई। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो इंग्लिश पे हमारी नहीं जाना, थोड़ा बहुत है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इंग्लिश पे नहीं जाना, क्योंकि इंग्लैंड से आए हुए मुझे लगभग 7-8 साल हो गए हैं समथिंग, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश मेरी वीक हो गई है। ठीक है, इस पे नहीं जाना। सो आई कैन से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वैद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध कार्य करता है, कुछ अवरोध कार्य करता है, उस अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल है, सभी ने सुना है, हाई स्कूल में पढ़ा था, हाई स्कूल में पढ़ा था ना,
वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, तो बड़ा आसान है। वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल सर जी। अरे भैया हमें भी याद है सर, आप क्या ये सिंपल परिभाषा हमें सिखाने आए हो? अरे हमने हाई स्कूल में सीखा था, प्रिंस सर ने भी हमें यही सिखाया था। तो बिल्कुल सही परिभाषा है बच्चों कि वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में मतलब रास्ते में, वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को, लगाए गए अवरोध को, लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं? लगाए गए अवरोध को। अब वैद्युत धारा के मार्ग में लगाया जा रहा है अवरोध, इसलिए वैद्युत के साथ जोड़ के बोला गया वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बच्चों कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। 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 वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे सर? थोड़ा सा और मुझे इमेजिन कराइए सर। मजा तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा और मजा आ जाता तो मुझे, मेरा दिल बाग बाग हो जाता, दिल में गुल खिलना शुरू हो जाते, दिल में गुलाब खिलना शुरू हो जाते, दिल का कमल बाहर आ जाता। सर इतने दिल की बात ना करो, दिल तो हमारा टूट चुका है ना? क्या बच्चों? वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को, बच्चों एक चीज समझो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये रहा रास्ता और आप जब घर से बाहर से निकले, घर के बाहर, घर वाले रोक रहे थे लेकिन फिर भी नहीं माने, तेजी से आप बाहर निकले कि चलो घूमने चलते हैं, आज गली मोहल्ले में मेला लगा हुआ है, घूमने के लिए निकले बड़ी स्पीड से कि जल्दी से लौट आएंगे। लेकिन बच्चों आपके रास्ते में लगा हुआ था स्पीड ब्रेकर। रोड पे क्या था? एक स्पीड ब्रेकर था जिसपे आपकी गाड़ी को आपको धीमे करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आपकी गाड़ी को धीमे करना पड़ा। स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था। तो स्पीड ब्रेकर यहां पर क्या काम किया? आपकी गाड़ी की स्पीड को धीमा कर दिया, उसको रोक दिया, उसमें अवरोध लगा दिया आपकी गति में। सो यहां पर भी हम कह सकते हैं इन दिस केस रेजिस्टेंस भी क्या है? आपका क्या स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। किसके लिए? वैद्युत धारा के लिए। रेजिस्टेंस वैद्युत धारा के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत धारा के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है। दिमाग में बात छप गई होगी, दिमाग में बात छप गई होगी। रास्ते में निकले, स्पीड ब्रेकर दिखा रहे, आनंद सर ने इसी को तो बताया था। वो कौन सी चीज है जो बहुत परेशान करती है वैद्युत धारा के मार्ग में? तो वैद्युत प्रतिरोध बहुत परेशान करता है। वैद्युत प्रतिरोध बहुत परेशान करता है। बच्चों इस बात को याद रखेंगे, है ना? हम लोग इसके सूत्र को जानते हैं, ओम के नियम को जानते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं जब चालक के यदि चालक के सिरों का विभवांतर V, यदि चालक के सिरों का विभवांतर V, सिरों का विभवांतर V तथा चालक के सिरों का विभवांतर V तथा चालक के सिरों का बच्चों का विभवांतर V तथा चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई हो तो वैद्युत प्रतिरोध, तो ओम के नियम क्या कहता है? ओम के नियम से क्या वैद्युत प्रतिरोध बराबर क्या मिला था? ओम के नियम में वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या मिला था? कौन बता सकता है? तो आप कहेंगे R बराबर V अपान में I। R बराबर V अपान में I, यही है ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध का मान। यहां से वैद्युत प्रतिरोध का बच्चों आप लोग बता सकते हो मात्रक। क्या बता सकते हो? मात्रक बता सकते हो। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। और एसआई मात्रक क्या होता है ओम का, इसका वैद्युत प्रतिरोध का? तो ओम होता है बच्चों। क्या होता है? ओम। ये चीज याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा बच्चों बताओ, विमा जल्दी से बताइए। विमा वोल्ट, विभव की विमा, कार्य बटे समय। इसको जल्दी से, विमा क्या बता दे रहे हैं? आपका होमवर्क है, चलो हटाओ, छोड़ो, कल बताएंगे। मतलब कल इसको लिख लेना भाई, अपने मन से लिख सकते हो। वी बराबर इसकी विमा, विभव की विमा लिखो और आई AT ए केवल ए लिख दो। विभव की विमा W अपान में Q से निकल जाएगी। कार्य की विमा ML2T-2 और Q की विमा AT लिखेंगे। A ऊपर चला जाता है तो A -1T-, ये भी A ऊपर जाएगा, ये एम्पियर वाला लग जाएगा। ठीक है, तो आसान है, ये आपका विमा निकालना होमवर्क हो गया बच्चों, और ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हम लोगों ने सीखा गतिशीलता के बारे में। इंपॉर्टेंट जो चीज ज्यादा थी वही पढ़े हम लोग।
लोग गतिशीलता के बारे में पढ़े और इसके बाद गतिशीलता का सूत्र स्थापित किया। गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसके बाद वैद्युत प्रतिरोध, अच्छा हाँ ये चार्ट बनाया आपके लिए। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़े, अभी वैद्युत प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक और हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और थोड़ा सा रिवीजन भी पिछले कक्षाओं का किए थे, जो कि एक दिन की क्लास मिस हो गई थी, तो थोड़ा बहुत आप सभी को बताया था इसके बारे में भी, है ना। नोट्स वगैरह के बारे में चर्चा की गई। चलिए आज की क्लास पे बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही क्लास में दमदार। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वैद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, बहुत सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल भी जुड़ना ना भूलिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, बिल्कुल समर्पित भाव से पढ़ें, क्योंकि बच्चों कुछ ना कुछ तो हमें भविष्य में करना है, बनना है। तो अभी 12th की पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए दिमाग को फास्ट करना है। हर एक वो पल आपके साथ जो हम बिता रहे हैं और आप हमारे साथ बिता रहे हैं, ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। तो बच्चों समय की कीमत को पहचानते हुए रोज आपको लाइव क्लास में जुड़ना है, ऐसे ही हमारा साथ देना है, तो हम आपका साथ निभाएंगे जरूर, क्योंकि साथ निभाना साथिया जरूर, ये सेंटेंस याद रखना। मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और वीडियो लेक्चर में इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।